स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्रायोरिटी सीपीयू शेड्यूलिंग किसके केस में, नॉन प्रिमिटिव के केस में। अब हम देखेंगे प्रायोरिटी सीपीयू शेड्यूलिंग प्रिमिटिव के केस में। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में हमने क्या किया था, प्रायोरिटी को चेक किया था। ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी हाई थी उसको हमने सीपीयू दिया, सीपीयू ने एक एक प्रोसेस को कंप्लीट एग्जीक्यूशन किया और टर्मिनेट करते गया। लेकिन क्योंकि प्रिमिटिव टाइप का है तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। मतलब कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आई, ठीक है, मतलब जिसका हाई प्रायोरिटी रहेगा जिस प्रोसेस का, और हम जो सीपीयू के पास जो प्रोसेस है उसका जो प्रायोरिटी है वो लो है, तो हम क्या करेंगे, सीपीयू उस प्रोसेस को बाहर निकाल के और जो हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। मीन्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। ठीक है, देखो कैसे काम करता है प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ठीक है, क्वेश्चन है, हमको अराइवल टाइम गिवन है, बर्स्ट टाइम गिवन है और प्रायोरिटी नंबर गिवन है। ठीक है, हम क्या कंसीडर करेंगे, जिस प्रोसेस का प्रायोरिटी नंबर सबसे कम रहेगा उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अराइवल टाइम गिवन है तो हम सबसे पहले गैंट चार्ट में क्या करेंगे, गैंट चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गैंट चार्ट बनाते आ गया तो सारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। गैंट चार्ट में सबसे पहले लिख देते हैं कि कौन सी प्रोसेस कब अराइव होगी। 0 पर कौन आया, P1। ठीक है, 1 मिली सेकेंड पे कौन आ रहा है, P2। 2 मिली सेकेंड पे कौन आ रहा है, P3। और 3 मिली सेकेंड पर कौन आ रहा है, P4। और 5 मिली सेकेंड पर आ रहा है P5। ठीक है, 1 मिली सेकेंड पे P2, 2 मिली सेकेंड पे P3, 3 मिली सेकेंड पे P4 और 5 मिली सेकेंड पर P5 आया। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब स्टार्टिंग में कहां पर हम 0 मिली सेकेंड पर है। ठीक है, अब 0 मिली सेकेंड पर मेरे पास कौन सी प्रोसेस आई, प्रोसेस नंबर P1। यदि हम प्रायोरिटी को कंपेयर करें तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, प्रोसेस नंबर P2 की। लोवेस्ट नंबर मीन्स हाईएस्ट प्रायोरिटी। लेकिन ये प्रोसेस हमारे पास कब आ रही है, 1 मिली सेकेंड पर अभी है क्या, नहीं, इसलिए हम उसको सीपीयू नहीं दे सकते। जब वो रेडी क्यू में आ जाएगी, रेडी हो जाएगी सीपीयू के लिए कि अब मुझे सीपीयू चाहिए, तभी हम उसको सीपीयू दे पाएंगे। अभी वो सिस्टम में एंटर हुई ही नहीं है, भले इसका हाई प्रायोरिटी है, ठीक है, लेकिन सिस्टम में अभी वो एंटर नहीं हुई है, रेडी क्यू में एंटर नहीं हुई है, इसलिए हम उसको सीपीयू नहीं देंगे। जो प्रोसेस हमारे पास में अवेलेबल है, जो एंटर हो चुकी है रेडी क्यू में, ठीक है, रेडी है खुद का एग्जीक्यूशन करवाने के लिए, उसी को हम सीपीयू देंगे। अब देखो 0 मिली सेकेंड पर मेरे पास कौन आया, P1 प्रोसेस, और P1 का बर्स्ट टाइम कितना है, 3। ठीक है, लेकिन मैं कितना चलाऊंगी इसको, क्योंकि प्रिमिटिव का केस है। जब भी नई प्रिमिटिव के केस में हम क्या करते हैं, जब भी कोई नई प्रोसेस आ जाती है तो वहां पर स्टॉप होके, ठीक है, वहां पर हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप होके फिर हम चेक करेंगे कि क्या जो नई प्रोसेस है उसको हमें सीपीयू देना चाहिए या ऑलरेडी जो एग्जीक्यूशन में प्रोसेस है हमारी उसी को कंटिन्यू करें। ठीक है, याद रखना प्रिमिटिव के केस में जब भी कोई नई प्रोसेस आती है रेडी क्यू में, तो हमको प्रिमिटिव के केस में हमेशा चेक करना पड़ता है कि क्या जो नई प्रोसेस आई उसको हम सीपीयू दे दें, क्या उसकी प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है। यदि नहीं है तो जो पहले प्रीवियस प्रोसेस जो सीपीयू के पास थी हम उसी को आगे कंटिन्यू करके सीपीयू देंगे। ठीक है, अब देखो क्योंकि P1 पर 1 मिली सेकेंड पर P2 प्रोसेस अराइव हो गई, इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं P1 को ही कंटिन्यू करूं या P2 को सीपीयू दूंगी। तो मैं कैसे कंपेयर करूंगी P1 और P2 का, इन दोनों प्रोसेस को मैं कैसे कंपेयर करूंगी, उसके प्रायोरिटी नंबर के थ्रू। ठीक है, ये 1 मिली सेकेंड अभी एग्जीक्यूशन इसका हो गया है। ठीक है, 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूशन हुआ तो कितना बचा, बर्स्ट टाइम अभी 2 मिली सेकेंड। ये जब P2 भी आ गई और P1 तो ऑलरेडी थी हमारे सिस्टम में, तो इन दोनों को यदि मैंने कंपेयर किया तो दोनों में से मैं किसको सीपीयू दूंगी, प्रोसेस P2 को, जिसका बर्स्ट टाइम कितना है 4। मैंने P2 को सीपीयू दे दिया, जो कितना चला 1 मिली सेकेंड। यहां पर मैं स्टॉप क्यों हो गई, क्योंकि 2 मिली सेकेंड पर मेरे पास अब P3 भी सिस्टम में एंटर हो चुकी है, इसलिए अब मेरे को P3 को भी चेक करना पड़ेगा। तो P1, P2, P3 अब तीनों मेरे पास है,
मैं तीनों को चेक करूंगी, किसका प्रायोरिटी हाई है, तो प्रोसेस P2 का, इसलिए मैं फिर प्रोसेस P2 को चलाऊंगी 1 मिली सेकेंड के लिए। ठीक है, अब फिर 3 मिली सेकेंड पर P4 नंबर की, यहां पर मैं स्टॉप हो गई क्योंकि P3 P4 का आई मेरी 3 मिली सेकेंड पर, अब सिस्टम में ये भी एंटर हो चुकी है। अब मुझे चारों को कंपेयर करना पड़ेगा। आपको एक एक मिली सेकेंड या जब भी कोई नई प्रोसेस आती है, यहां पर स्टॉप करके आपको क्या चेक करना है कि अब मेरे पास कितनी प्रोसेस है और इनमें से मैं किसको सीपीयू दूंगी, जिसका प्रायोरिटी हाई होगा। अब ये चारों प्रोसेस मेरे पास है, अब इन चारों में से मैं किसको सीपीयू दूंगी, फिर से P2 को 2 मिली सेकेंड के लिए। क्यों 2 मिली सेकेंड के लिए, इसलिए क्योंकि यहां पर 4 5 में कोई नहीं आया, कितने मिली सेकेंड के लिए 2, तो 2 मतलब इसका पूरा P2 का कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया, क्योंकि जब इसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन हुआ P2 का, उसके बाद मेरे पास कौन सी प्रोसेस आ रही हुई, P5 नंबर की। ठीक है, अब ये वाली प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूशन होकर बाहर निकल गई। अब मेरे पास कौन सी प्रोसेस आई, P5 नंबर की 5 मिली सेकेंड पर। अब मुझे इन चारों को कंपेयर करना है कि इन चारों में से मैं किसको सीपीयू दूं, तो प्रायोरिटी नंबर देखो किसका प्रायोरिटी हाई है, इसका प्रोसेस नंबर P1 का, तो मैं P1 को दूंगी सीपीयू। कितने मिली सेकेंड के लिए, 2, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम कितना है 2, तो 5 + 2 7। अब ये भी सिस्टम से बाहर निकल गई। अब मैं किसको दूं इन तीनों में से, P3 को। P3 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 4, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब ये भी चली गई। अब किसको दूं मैं, P4 को। P4 को मैंने सीपीयू दिया, तो P4 का बर्स्ट टाइम कितना है, P3 का बर्स्ट टाइम कितना था 6 है ना, तो 6 + 7 कितना हो जाएगा 13। अब P4 को दूंगी, P4 का बर्स्ट टाइम कितना है 4, 13 + 4 कितना हो जाएगा 17। ये भी चली गई। अब कौन बचा लास्ट में, P5। P5 को सीपीयू दूंगी और P5 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 2 मिली सेकेंड, मीन्स 19। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से हमको बनाना है गेन चार्ट। अब ये गेन चार्ट बनाने के बाद हमको क्या करना है, सिंपली जैसे हम अभी तक करते आए हर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है 7, P1 यहां कंप्लीट हुई ना, इसके बाद P1 चली क्या, नहीं, लास्ट में देखो P1 कहां पर है, लास्ट में P1 यहां आ रहा है, कहां कंप्लीट हुई वो 7 मिली सेकेंड पे। सेम P2 के लिए, P2 भी चल रही है, लास्ट P2 ये है, P2 का कितना है कंप्लीशन टाइम 5 मिली सेकेंड। P3 कहां तक चली 13 तक, P4 17 तक, P5 19 तक। ठीक है, और ये माइनस अराइवल टाइम गिवन है 0 1 2 3 5। अब कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 7 - 0 7, 5 - 1 4, 13 - 2 11, 17 - 3 14 और 19 - 5 भी 14। इसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो कितना हुआ, कितना आ रहा है, देखो 50, और इसका एवरेज यदि निकालना हो तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम 50 / 5 कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम P1 का टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ये टर्न अराउंड टाइम हमारे सब है, सारी प्रोसेस की लिख लेंगे इधर, 7 4 11 14 माइनस, अब बर्स्ट टाइम कितना है गिवन है 3 4 6 4 2, 3 4 6 4 2, 7 - 3 कितना हो जाएगा 4, 4 - 4 0,
11 माइनस 6 कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। 14 माइनस 4 10 और 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 12 प्लस 10 22 प्लस 9, 22 प्लस 9 कितना हो जाएगा 31, और 31 को एवरेज निकालना है हमको, ठीक है। वेटिंग टाइम का एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 31 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा 6.20। तो ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम, एवरेज और एवरेज वेटिंग टाइम। क्लियर है। तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे हम प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। आपको ये शेड्यूलिंग न्यूमेरिकल में जहां भी थोड़ा सा भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि कहां पर आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। जिसको जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।